हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव शंकर मौलिक और मैं आपका वेलकम करता हूँ बायोगाइड एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंजाइम्स के बारे में। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम यानी टाइप्स पढ़ेंगे और एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है? कोई केमिकल रिएक्शन में जो रेट, केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है, उसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। और बायोलॉजिकल मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। एंजाइम रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट की तरह एक्ट तो करता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है। देन एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीनेशियस है एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो राइबोजाइम क्या है? ये राइबोजाइम एक आरएनए है। देन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू स्टार्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जैसे कि इधर एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो ये दो तरह से ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। एक तो है ये खुद पे खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या तो एंजाइम के साथ बाइंड करके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है इतना एनर्जी स्टेट तक पहुंचने के बाद ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। और अगर ये जो तो इतना एनर्जी लग रहा है एक सबस्ट्रेट को खुद पे खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के साथ बाइंड करके मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तब इतना एनर्जी स्टेट तक पहुंचने के बाद ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब इतना एनर्जी हमारा बच रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कम लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा तो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेट बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो देन एंजाइम का प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? पहला प्रॉपर्टीज है कैटालाइटिक एफिशिएंसी। तो कैटालाइटिक एफिशिएंसी एक्सीलरेट द रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और रिएक्शन का रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सबस्ट्रेट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पे इसका तो उतना ही ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। देन क्या है? स्पेसिफिसिटी। तो हाईली स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या है? सबस्ट्रेट के प्रति हाईली स्पेसिफिक होता है। जैसे कि एक लाइपेज एक एंजाइम है, लाइपेज। तो वो क्या करता है? वो लिपिड को डिग्रेड करता है, लिपिड को डिग्रेड करता है, लेकिन जो है प्रोटीन को डिग्रेड नहीं करता है। केवल लाइपेज केवल और केवल लिपिड को ही डिग्रेड करेगा। देन क्या है? रीयूजेबल। तो नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन के दौरान यूज तो होता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है, तो हम लोग दोबारा उस एंजाइम का यूज कर सकते हैं। इफेक्ट बाय द कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन जो कि है टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर या तो स्पेशल पीएच में ही काम कर सकता है एंजाइम। तो उसी स्पेशल टेम्परेचर और स्पेशल पीएच को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं और जिस पीएच में काम कर सकता है उसको हम ऑप्टिमम पीएच कह सकते हैं। देन है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि कोई रिएक्शन में अगर 10 सबस्ट्रेट है और एक ही एंजाइम है, तो उस सारे 10 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम को 10 मिनट लग सकता है। लेकिन अगर उसी रिएक्शन में अगर 10 एंजाइम डाल देंगे तो 10 सबस्ट्रेट के लिए 10 एंजाइम
तो जल्दी कन्वर्ट करके दे देगा प्रोडक्ट में, जैसे कि 1 मिनट में 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। देन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स बनता है। देन ये एंजाइम और प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो एंजाइम है ये फिर से कोई दूसरा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके फिर ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू करता है। और ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है ये कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है ये कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। जैसे कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन समझ रहा है, इधर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है, तो वैसे ही। देन कैन रिक्वायर कोफैक्टर, तो कुछ कुछ एंजाइम को काम करने के लिए मेटल आयन और विटामिन्स का जरूरत होता है, मेटल आयंस और विटामिन्स का जरूरत हो सकता है। देन सेंसिटिव टू द इनहिबिटर्स, तो एंजाइम इनहिबिटर से सेंसिटिव होता है क्योंकि ये एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम को काम करने में बाधा डालता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, तो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि एपो एंजाइम, कोफैक्टर, होलो एंजाइम, कोफ एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये सब जो टर्म है ना ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, तो एक एक करके समझते हैं इस टर्म का मतलब। तो एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है जो कि खुद इनएक्टिव रहता है। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। इट कैन बी मेटल आयन Mg2+, Zn2+ और Fe2+ और कैन बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो होलो, ये जो होलो शब्द है ना ये होल शब्द से आया है, तो होल मतलब पूरा यानी कंप्लीट, तो होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम जो कि खुद एक्टिव रहता है। देन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये एक नॉन प्रोटीन मोइटी है जो कि कोवेलेंटली बाइंड होता है एपो एंजाइम के साथ। और ये जो को एंजाइम कैन बी सेपरेटेड बाय द डायलिसिस बट प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन नॉट, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवेलेंटली बाइंड रहता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत होता है। तो अगर कोई चीज अगर कोवेलेंटली बाइंड हो जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए बहुत एनर्जी लगता है। देन क्या है, कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है एंजाइम को कैरी आउट इट्स कैटालिटिक फंक्शन, एंजाइम का कैटालिटिक फंक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। कोएंजाइम वर्क एज ए कैरियर और ट्रांसपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और केमिकल ग्रुप लाइक CH3 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, NAD है, NAD+, FAD, कोएंजाइम ए, इसको CoA भी लिख सकते हैं, CoA। देन ये जो एपो एंजाइम के साथ बाइंड करके होलो एंजाइम बनाता है। देन क्या है, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट एक एंजाइम का एक ऐसा साइट है जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है। तो ये जो एंजाइम का एक ऐसा साइट है जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। तो एक्टिव साइट इज ए स्पेसिफिक साइट ऑफ द एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड एंड रिएक्शन ओकर, और इधर ही रिएक्शन होता है। ये एक्टिव साइट किस किस चीजों से बनाता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जहां सबस्ट्रेट को होल्ड करता है एंजाइम, और एक है कैटालाइटिक साइट जहां सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। देन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इधर देख सकते ये जो एंजाइम है इसका ये जो एक्टिव साइट है
एक्टिव साइट में आके सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है और देन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट रिलीज भी हो जाता है। और एंजाइम जो है ये रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जैसे पहले था तो वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये फिर से कोई दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करके फिर ये इस प्रोसेस से उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, तो इस रिलेटेड साइंटिस्ट ने 2 मॉडल प्रपोज किया है डिफरेंट टाइम्स में। तो क्या क्या है ये 2 मॉडल? पहला है लॉक एंड की मॉडल। 1894 में एमिल फिशर ने पहली बार लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने क्या बताया कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये रिजिड होता है और डज नॉट चेंज द शेप, और वो खुद अपना शेप चेंज नहीं करता है। जैसे कि ये एक एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट अपना रिजिड रहता है, वो अपना शेप चेंज नहीं करता है। तो क्या होगा, एंजाइम में एक स्पेसिफिक तरह का ही सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की। जैसे कोई खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की का ही जरूरत होता है, वैसे ही मतलब एक एंजाइम उस एंजाइम को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके बाइंड हो सकता है। तो देन ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू द एंजाइम। तो ये क्या दिखाता है, एक्टिव साइट का रिजिडिटी को दिखाता है। एक्टिव साइट का रिजिडिटी को दिखाता है। देन इंड्यूस फीड मॉडल 1958 में डैनियल ई कोसलैंड पहली बार ये इंड्यूस फीड मॉडल लाया और उन्होंने बताया कि एक्टिव साइट एडजस्ट इट्स शेप, जैसे कि ये लॉक एंड की मॉडल का पूरा ऑपोजिट। तो ये क्या करता है, एक्टिव साइट एडजस्ट इट्स शेप टू फीड द सबस्ट्रेट, जैसे कि सबस्ट्रेट फिट हो पाए। जैसे इस पिक्चर में ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट दिख रहा है और ये जो सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग साइट दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग है। तो कैसे बाइंड होगा, तो एंजाइम क्या करता है, अपना एक्टिव साइट को चेंज करता है, जैसे कि सबस्ट्रेट आके बाइंड हो पाए। तो देन सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। बाइंडिंग इंड्यूसेस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एंजाइम का फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोमोट करता है, एंजाइम एक्टिव साइट का फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक्टिव साइट का फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है और एफिशिएंसी बेटर देन लॉक एंड की मॉडल। ये जो मॉडल है अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। तो 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में सारे साइंटिस्ट लोग आके बैठे और उन्होंने एंजाइम को उसके फंक्शन के बेसिस पे 6 मेन क्लास में डिवाइड कर दिया। तो क्या है वो 6 मेन क्लास, आइए देखते हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या करता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज। देन क्या है, सेकेंड ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CH3PO4। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ट्रांस एमिनेज काइनेज। काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। देन थर्ड नंबर क्या है, हाइड्रोलाइज। हाइड्रो शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ब्रेक बॉन्ड यूजिंग वाटर, मतलब हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एमाइलेज है, लाइपेज है। लाइपेज जैसे कि लिपिड का डिग्रेड करता है, डिग्रेडेशन करता है। देन 4 नंबर है लाइजेस। लाइजेस क्या करता है, रिमूव और एडिशन ऑफ द ग्रुप विदाउट वाटर और ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिमूव और एडिशन कर सकता है ग्रुप का बिना किसी वाटर, हाइड्रोलाइसिस के या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज। देन क्या है, आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या है, आइसोमर मतलब जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसका एटॉमिक रीअरेंजमेंट अलग अलग होता है।
तो ये आइसोमरेज क्या करता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल क्या है, आइसोमरेज, म्यूटेज। देन 6 नंबर है लाइगेजेस क्या करता है, ये दोनों मॉलिक्यूल को एटीपी के मदद से जोड़ देता है और नया मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ज्वाइन 2 मॉलिक्यूल यूजिंग एटीपी, ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डीएनए लाइगेज। ये जो 6 मेन क्लास है, इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, OTHLIL, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइज, लाइजेस, आइसोमरेज और लाइगेजेस। और जितना भी आप ये जो एंजाइम दिख रहे हैं, सबके लास्ट में ASE है, ASE। तो इसका मतलब आप अगर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एंजाइम क्या है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो अगर ASE दिख जाएगा तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये एंजाइम है। देन एंजाइम इनिबिटर्स। तो इनिबिटर्स आर द सब्सटेंस दैट बाइंड विद द एंजाइम एंड ब्रिंग्स अबाउट डिक्रीज द कैटालाइटिक एक्टिविटी। एक ऐसा सब्सटेंस है या तो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होता है और एंजाइम का कैटालाइटिक फंक्शन को डिसरप्ट करता है, या तो डिक्रीज कर देता है या तो स्टॉप कर देता है। तो ये जो इनिबिशन होता है वो 3 तरीके से इनिबिशन हो सकता है। एक है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है ये तीनों इनिबिटर्स। तो पहला है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। तो कॉम्पिटिटिव शब्द से ही पता चल रहा है कि कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन किस किस के बीच में होगा, ये जो सबस्ट्रेट और इनिबिटर्स के बीच में होगा। किस चीज की कंपटीशन होगा, किस चीज के लिए कंपटीशन होगा, ये जो एंजाइम में जो एक्टिव साइट है इसमें बाइंड होने के लिए होगा। कॉम्पीट सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट। तो अगर इस एक्टिव साइट में इनिबिटर्स आके बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो इसका जो इफेक्ट है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्या करके, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, मतलब सबस्ट्रेट को पावरफुल कर देंगे, तो इनिबिटर को हरा देगा। तो देन ये रिवर्स हो सकता है, मतलब इनिबिटर्स का इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। देन इसका एग्जाम्पल क्या है, मेलोनेट इनिबिट्स द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन क्या है, नॉन इनिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में इसमें कंपटीशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो एंजाइम में एक्टिव साइट है इसके अलावा भी एक और एक साइट है जिसको हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक, इसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो इनिबिटर्स जो है ये पहले ही जाके एंजाइम को पटा लेगा, मतलब एलोस्टेरिक साइड में जाके बाइंड कर जाएगा। तो एलोस्टेरिक साइड में बाइंड करने में भी क्या होगा, ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है इसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो एंजाइम का कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट आके इधर बैठ नहीं पाएगा, और सबस्ट्रेट बैठ नहीं पाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या करता है, एक्टिव साइट के अलावा भी एक साइट में बाइंड करता है। रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी रिगार्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट अमाउंट। तो ये एंजाइम का मतलब एक्टिविटी को कम कर देता है, मतलब कोई रिएक्शन में एंजाइम जो काम कर रहा था एंजाइम को ही मतलब बिगाड़ देता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, साइनाइड इनिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देन क्या है, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, ये जो पहले ये ना ही कंपटीशन करेगा ना ही पहले जाके बाइंड कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट पहले जाके बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और ये जो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जाके बाइंड कर जाएगा। बाइंड्स ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये फ्री एंजाइम में बाइंड नहीं होता है,
ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ही जाके बाइंड होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लिथियम इनहिबिशन ऑफ इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट। तो आज ही है, ये है इतना तक आज का क्लास। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगले किस टॉपिक में आपको ये वीडियो चाहिए।